चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण जो है अभी कट गया था, फिर से हम लोग जो है इसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ। चलिए, आज का जो सेशन है मेन रूप से जो हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं उसी का आगे का कड़ी, जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति है, किस प्रकार से अंग्रेज जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आते हैं, जो कि एक व्यापारिक कंपनी रहता है, और आगे चल करके वह कंपनी ही क्या करती है कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाती है और भारत को धीरे धीरे कब्जा कर लेती है। ठीक है, तो उसके बारे में आज अच्छे से हम लोग समझेंगे, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका 1 to 5 का रिजल्ट आया है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कई लोग जो है असफल हुए हैं, कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो बहुतों के लिए यह समय जो है अभी बहुत बेहतर है, बहुत लोग को यह बहुत बुरा लग रहा होगा कि वो असफल हो गए हैं, लेकिन इतना जान लीजिए, आप जो असफल हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपको सफलता लेने का एक मौका बहुत ही जल्द आने वाला है, खास करके 1 to 5 में भी। पहले यह उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार से, लेकिन रिजल्ट आया है उस हिसाब से मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि श्योर रहिए कि 1 to 5 में भी 50,000 कम से कम सीट आपका खाली रहेगा, और 50,000 लोग की भर्ती फिर होने वाली है। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम लोग नियोजित शिक्षक भी पास कर चुके हैं इस एग्जाम को, जो कि उनकी संख्या कम से कम 30,000 के आसपास होगी। और साथ साथ जो जो कि पहले से ऑलरेडी उस सीट, तो वो सीट वैकेंट होगा, तो वो नई जगह जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, या तो उनको पुराने सीट पे ही रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्याएं आने वाले समय में हो सकता है। और दूसरा है कि बहुत सारा जो अभ्यर्थी हैं वो कई विषयों में, मतलब 10+2 में भी पास कर रहे हैं, वही अभ्यर्थी 9th-10th में भी हैं, वही अभ्यर्थी कई 1 to 5 में भी हैं। इस तरीका का भी देखने को मिल रहा है। तो वैसे अभ्यर्थियों का भी सीट खाली होगा, तो निश्चित तौर पे जो है राज्य सरकार की तो इच्छा है ही कि आपको बहाली करे, तो निश्चित रूप से फिर आपको 1 to 5 के बहाली का मौका मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ क्या रहा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इतना जानिए कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 60+ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो 1 to 5 में 60+ है, 65+ मुझे लगता है। बाद बाकी कैटेगरी का लो ही है, मतलब 55+ में लगभग सब लोग का हो चुका है। ठीक है, जो ओबीसी बीसी वाले हैं जनरली, ऐसे तो कट ऑफ जारी नहीं हुआ, लेकिन 55+ पे उन लोग का रिजल्ट है। और जो जनरल कैटेगरी में था तो उनका शायद 65+ पे उम्मीद है कि रिजल्ट है उनका। और बाद बाकी महिला केवल जो कट ऑफ क्लियर कर ली है, जो कि 40% या जो भी है, उन्हीं पे रिजल्ट उनका बन गया। तो महिलाओं को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो सीट है वो तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो भी केवल कट ऑफ क्लियर किए हैं, जैसे एससी कैटेगरी में मात्र 38-39 नंबर जो जिन्होंने पूरा कर लिया उनका भी रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिजल्ट अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अंक गए हैं। ठीक है, तो यही मानिए कि आपका जो मेन कंपटीशन जो जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग में ही है। बाद बाकी जो कैटेगरी है एससी वगैरह है, तो उन लोग का कम नंबर पे ही 50 के ही अराउंड पे सिलेक्शन हो गया होगा, 50-51 जो भी कट ऑफ गया, उससे ज्यादा नहीं गया है। जैसा कि हमने कई अभ्यर्थियों से पूछा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, और बहुत जल्द आप देखिएगा, या तो द्वितीय वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जा सकता है, या तो फिर नए वैकेंसी में आप जो अभी आने वाला वैकेंसी है उसमें इंक्लूड आज हो कल हो वो होना है। ठीक है, एग्जाम होते होते आप देखिएगा कि इंक्लूड हो जाएगा सीट। इसीलिए जो भी कंटिन्यू जो डीएलएड वाले हैं जिनका नहीं हुआ है वो कंटिन्यू तैयारी रखें। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको मौका मिल जाए उस सीट पे, या फिर इसी में भी आपका वेटिंग लिस्ट बना दिया जाए आगे चल करके। जो भी हो आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का हमने जहां तक की अंदाजा लगाया है, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमसे कनेक्टेड हैं और हमसे बातचीत के दौरान यह बताए हैं कि वो लोग जो है 10+2 में भी हैं, 9th-10th में भी हैं, और 1 to 5 में भी वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कई जो खास करके टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने
इस तरीका से सभी एग्जाम को दिए हैं। तो हो सकता है कि आपका सीट बहुत ज्यादा खाली हो जाए और फिर आपकी बहाली बहुत जल्द ही आपके साथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम है कि अपनी तैयारी को बेहतर करना, तैयारी करके रखेंगे, बाद बाकी काम है आयोग का, सरकार का काम है, जैसा भी करे, ठीक है। हाँ, न्यू नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका, मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा तक आते आते, मतलब दुर्गा पूजा के 1-2 दिन बाद तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और नहीं भी आए तुरंत में जल्दीबाजी भी नहीं कीजिए आप लोग, अगर नहीं भी आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लेट से ही आएगा तो और बेहतर आएगा, क्योंकि सीट इंक्लूड होने की संभावना बहुत ज्यादा हो। तुरंत आ जाएगा तो ये पुराना वाला ही मतलब वैकेंसी जो खाली है उस पर आ जाएगा। अगर 2-4-10 दिन बाद आएगा तब तक यह बात जो है शिक्षा विभाग या अन्य जो भी है, चूंकि के पाठक जी जो अभी काम कर रहे हैं आपके शिक्षा विभाग में, वो बहुत ही बेहतर है और उनको इतनी समझदारी है कि वो जो है इस समस्याओं का निदान जो है आसानी से कर सकते हैं और वो करेंगे भी। आप देखिएगा कि बहुत जल्द उसकी भी या तो बहाली में या तो फिर आपका मेरिट लिस्ट फिर से हो सकता है, कहीं आपको आयोग को देना पड़े, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग घटनाक्रम पढ़ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। अभी हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा कि हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ाई किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना की ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में होती है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है, और वह मेन रूप से व्यापारिक कंपनी है, व्यापार के उद्देश्य से आता है भारत में और व्यापार करना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे क्या होगा कि जगह जगह उसने अपनी कोठियां बनाई, जैसे सूरत में, मछलीपट्टनम में, कोचीन में, जगह जगह अपनी कोठियां बनाई। और कोठियों के माध्यम से, कोठी मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री में मतलब आयात निर्यात की जो सामग्री होता था वो वहां पे रखते थे, साथ ही वहां रहते भी थे, अपना एक कॉलोनी बसा करके वो लोग रहा करते थे, ठीक है। और आसपास के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करते थे। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, जैसे दिल्ली की भी जो शासन थी उस समय तक में आते आते कमजोर हो चुका था, आपको पता होगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही दिल्ली का जो मुगल शासन जो चल रहा था, ठीक है, वो कमजोर स्थिति आ जाती है। अलग अलग स्वतंत्र राज्य उभरने लगते हैं, जैसे वहां पे आप बंगाल को देखिए तो मुर्शिद कुली खां वगैरह जो आ जाते हैं, तो उसके रूप में एक स्वतंत्र वहां पे आपको दिखाई देगा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल जो है उभर करके सामने आ जाता है। तो जो जो क्षेत्र होता है वो स्वतंत्र होने लगते हैं खुद ही, क्योंकि वहां पे जो है केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, और यही बात का फायदा अंग्रेज लोग उठाएंगे, ठीक है। तो अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाएंगे और अपना जो मजबूत स्थिति है उसको बेहतर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड। क्या हो गया भाई? बहुत लोग का हुआ है, बहुत लोग का हुआ है, कम कम नंबर पे भी बहुत लोग का हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ज्यादा ये नहीं है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका आरक्षण है, रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके आधार पर आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है, बस यही है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कंपनी जो है धीरे धीरे, जो उस समय सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विकसित अवस्था में उस समय जो राज्य हो जाता है बंगाल, खास करके चूंकि वहीं पे अंग्रेज आते हैं, और मुर्शिद कुली खां और सुजाउद्दीन और जो अलवर्दी खां के समय में बंगाल बहुत ही समृद्ध हो जाता है, ठीक है। उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है, और वहीं पे अंग्रेज लोग का भी पदार्पण होता है, और धीरे धीरे अंग्रेज देखिएगा किस प्रकार से वहां पर, तो वहां पर आपने देखा कि एक युद्ध होता है किसके साथ, तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बंगाल का जो नवाब रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है, अलवर्दी खां का नाती कह सकते हैं उसको, ठीक है, अलवर्दी खां का नाती रहता है।
और अलवर्दी खां ने ही अंग्रेजों को क्या बोला था कि मधुमक्खी की तरह है, नहीं अगर उसको प्रेम से रखिएगा छोड़ दीजिएगा तो शहद देगी, नहीं तो काट करके खा जाएगी। यह कथन किसका है, कई बार पूछ दिया जाता है, तो अलवर्दी खां का है, तो ये भी याद रखिएगा। उसी का कह सकते हैं नाती, जो कि बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला के जो संबंध थे, उसके जो मंत्री थे, चाहे वह मीर जाफर हो, तो इन सब के साथ बेहतर नहीं था। ठीक है, तो जिसका खामियाजा उसको आगे चल करके जब अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है तो उसमें उसको भुगतना पड़ता है। ठीक है, और उस युद्ध में जो है उसका जो सेना नायक होता है वो सब किसमें मिल जाता है, किससे मिल जाता है, तो वहां पर जाकर के वो अंग्रेजों से मिल जाता है और खुद ही वह गद्दी हथियाना चाहता है, जो कि उसका सेनापति रहता है। ऐसे वह उसका कहें तो एक प्रकार से मौसी का बेटा था, मौसेरा भाई ही था मीर जाफर, लेकिन उस समय वह सेनापति रहता है उसके दरबार में। क्योंकि अब देखिए नाना के जो संपत्ति है उसमें तो दोनों नाती जो भी है उसका अधिकार होना चाहिए था, तो एक को मिल गया, सिराजुद्दौला मीर जाफर को नहीं मिलता है, तो जिस कारण से वह अपना षड्यंत्र करता है अंग्रेजों के साथ मिल करके। तो ये कहानी है। ठीक है, और आप देखिएगा कि वह बिना युद्ध के ही अंग्रेज आसानी से जीत लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो मेन सेना नायक है मीर जाफर, वह युद्ध में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, लड़ता ही नहीं है वहां पर जो बंगाल के नवाब की तरफ से। ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे कि आसानी से जो है अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला जो है, और आगे चल करके सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और अंग्रेज जो है अपने जो शासन व्यवस्था है वहां से कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से शुरुआत कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है कि मीर जाफर भी जब अंग्रेजों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसकी जो मतलब कहने का अर्थ है कि जो वो चाह रहा था कि जितना से जितना ज्यादा इनकम जनरेट करे, और उतना मीर जाफर भी उसको नहीं दे पाता है, जो अंग्रेज वहां पे जो शासन कर रहे होते हैं उस समय। तो फिर मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बैठाया जाता है। मीर कासिम यह बात को समझ लेता है और आगे चल करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध में सैन्य संगठन बना के तैयारी करना शुरू करता है युद्ध करने के उद्देश्य से। इसीलिए आप देखिएगा मुंगेर में बहुत ज्यादा गन फैक्ट्री, बम फैक्ट्री, ये सब अभी भी जो है गुप्त रूप से भी चलाए जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग पहले से ही गन निर्माता हैं, पूर्वज ही करते आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको, तो फिर आगे चल करके मीर कासिम देखिएगा कि बंगाल का नवाब जो कि अब यहां से जाकर के दिल्ली के नवाब, जो कि उस समय शाह आलम द्वितीय रहता है, दिल्ली का नवाब कौन रहता है, तो उस समय शाह आलम द्वितीय रहता है। साथ साथ अवध के जो नवाब रहता है शुजा-उद-दौला, वो तीनों समझौता करते हैं। तीनों संयुक्त रूप से बक्सर का युद्ध 1764 में होती है। कब होती है, तो 1764 ईस्वी में। कौन सा युद्ध, तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में आप पाइएगा कि तीनों संयुक्त रूप से हार जाता है। कौन कौन, तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है, वही अवध का जो नवाब है शुजा-उद-दौला, और साथ साथ जो है दिल्ली का नवाब है शाह आलम द्वितीय। कौन सा युद्ध, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त रूप से, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, तीनों संयुक्त रूप से हार जाते हैं और आगे चल करके इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको हम द्वैत शासन कहते हैं। एक आपका क्या हो जाता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक दीवानी व्यवस्था, एक निजामत बोलते हैं प्रशासन संबंधी काम, तो वहां का बंगाल का नवाब को मिलता है, जबकि जो दीवानी व्यवस्था है, टैक्स वसूली का, राजस्व वसूली का काम अंग्रेज कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह खुद लेती है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर वर्चस्व जमाना शुरू किया, शोषणकारी नीतियां लाना शुरू किया, तरह तरह के भू राजस्व प्रबंध लाए गए, जिसके तहत यहाँ के किसान मजदूरों का शोषण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देखिएगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार आपके देश में होता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में कहानी आ गई होगी, और यह कहानी बार बार आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको पता भी होगा सिराजुद्दौला का कहानी, प्लासी का युद्ध का कहानी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुआ। ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए, इकट्ठे युद्ध किए और पूरा शासन स्थापित कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। वो लोग स्टेप बाय स्टेप, कंपनी आई, वहां की कंपनी आई, उसका उद्देश्य शुरुआत में यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। वो लोग व्यापारी करने के ही उद्देश्य से आए थे, व्यापारी ही थे और व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे।
खास करके वो लोग गरम मसाला हो, रेशम वस्त्र हो, ये सब बंगाल से किया करते थे। लेकिन परिस्थिति बस, चूंकि वहां पे सिराजुद्दौला ने जब उन पर टैक्स देने को कहा, जबकि उससे पहले फर्रुखसियर ने उनको टैक्स का एक फ्री ट्रेड का एक पत्र दे रखा था, जिसका कंपनी के जो व्यापारी दुरुपयोग करते थे। यानी वो कंपनी को दे रखा था कि आप इसको दिखा करके, होता है ना एक जो फ्री ट्रेड का एक कार्ड दे रखा था फर्रुखसियर, क्योंकि फर्रुखसियर को की बेटी और उसका खुद का इलाज जो अंग्रेजों ने किया था, और उससे मतलब जो बीमारियां थी उसके अंदर जो भी हो, तो वो ठीक हो गया था। तो वो खुश होकर के अंग्रेजों को शुरुआत में देता है। लेकिन उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है अंग्रेज बरसों से कर रहे थे, जो कि सिराजुद्दौला जब आया तो वो फ्री ट्रेड करने से रोका, और जिस कारण से, और जो कलकत्ता में जो फोर्ट जो था, जहां किला था, उसको घेराबंदी करने का प्रयास किया, तो आगे चलकर सिराजुद्दौला ने मना किया और दोनों के बीच में युद्ध होता है। यही सब मेन कारण रहता है। अब यहां पर देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई, जिसमें मुख्यतः 5 व्यक्ति, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अंग्रेज गवर्नर है, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी। ये पांचों मिलकर के, कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले, जो कि प्लासी का युद्ध में रहता है, फिर वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी, इन सब ने मिलकर के कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो नींव था बहुत ही मजबूत रूप से भारत में डाल दिया था। ठीक है, आगे चल करके देखिए, इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, तो उस समय क्या था आपको पता होगा कि केंद्रीय सत्ता वहां पर, जो कि भारत की उस समय की तत्कालीन परिस्थिति क्या है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव है, कोई भी सेंट्रल पावर मजबूत नहीं। दिल्ली में शासन है, मुगलों का ही शासन है, लेकिन अति कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर शासक है, जो कि मतलब शासन उससे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता है, अलग अलग प्रदेश जो है, अलग अलग प्रांत जो है, जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, या मद्रास है, चेन्नई है, सब अलग अलग प्रांत हो रहे हैं। अलग अलग प्रांतों में महाराष्ट्र मराठाओं का राज चल रहा है, कहीं तो सिखों का है, कहीं कुछ, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि अलग अलग जो वहां के कह सकते लोकल लोग शासन करना शुरू कर दिए होते हैं। ठीक है, और वह परिस्थिति, वही राजनीतिक अस्थिरता है और दूरदर्शिता। ये मुगल बादशाह उस समय जो यहाँ के शासक थे भारत के, वो उतने दूरदर्शी नहीं थे, आगे के परिणाम को नहीं जान रहे थे। ब्रिटिश शक्ति की विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में, ठीक है, क्लाइव ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। तो नींव डालने वाला व्यक्ति कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। इसी ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को चालाकी एक षड्यंत्र करके उसको हराया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स ने नींव को मजबूत किया। आगे चल करके आप देखिएगा बहुत सारा नीति, सहायक संधि की नीति, घेरा की नीति जिसको बोलते हैं, सहायक संधि की नीति आती है, फिर फूट डालो शासन करो की नीति आती है। तो इस प्रकार से कई नीतियों के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना सत्ता मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, वेलेजली ने इस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने अंतिम शक्ल प्रदान किया। तो इस प्रकार आप पाइएगा कि अंग्रेजों ने कई नीतियों के माध्यम से जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव की मजबूती से, यहां पर कह सकते हैं कि मजबूती से यहां पे डाला। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव लिखा रहेगा, उसका द्वैध शासन की नीति। द्वैध शासन मतलब दो तरीका से शासन होना। द्वैध शासन का मतलब ही होता है दो प्रकार से शासन, यानी यहाँ पे शासन को दो भागों में बांटा गया, एक प्रशासनिक जिसको निजामत बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है आपका दीवानी व्यवस्था, जो कि टैक्स वसूली का काम है, जो कि कंपनी ने खुद अपने पास रखा। जबकि जो प्रशासनिक इकाई है, जो शासन संबंधी काम है, वो किसको दिया, तो यहाँ के जो बंगाल के नवाब है उस समय, जो मीर जाफर को बनाता है, तो मीर जाफर, फिर आगे मीर कासिम बनेगा तो उसको दिया। ठीक है, दूसरा है कि वेलेजली की सहायक संधि की नीति आगे चल करके आएगी कि जो भी वहां पे देसी रियासतें हैं आसपास जो छोटे छोटे हैं, उसको सहायक संधि के तहत जो है शामिल करने की बात होगी कि आप हम में शामिल हो जाइए, उसके बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे, बस कुछ शर्त आपको मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं, अगर नहीं संधि में शामिल होते, तो फिर आप हमसे युद्ध कीजिए, जबरदस्ती या प्रेम से, किसी प्रकार से आपको अंग्रेजों की सुरक्षा लेनी ही पड़ेगी।
और इसके बदले में पैसा कौन देगा, तो वहां का सम्राट देगा, जबकि सेना किसकी होगी, अंग्रेज की। तो मजबूती किसकी होगी, अंग्रेज का। कमजोर कौन होगा, तो वो लोकल जो वहां का शासक है, देसी रियासत है, जो राजा है, वो कमजोर होगा। ठीक है, तो ये सहायक संधि की नीति आगे चर्चा होगा। उसके बाद आपका है लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत। आपको पता होगा कि पहले क्या था कि दत्तक पुत्र लेने का भी सिद्धांत होता था। जिस राजा को अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद भी लेकर के वो ले सकता था। तो सहायक संधि के तहत जो भी शासक शामिल हुए तो उसको व्यपगत के सिद्धांत से किसी ना किसी प्रकार से उसको हटा करके, या तो दत्तक पुत्र या पुत्र नहीं है तो उसके राज को खुद में मिला लेना। अगर वो भी नहीं हुआ तो कुशासन के आधार पर, यानी सही से शासन नहीं चल रहा है, उस आधार पर भी अपने में मिला लेता था। कोई भी क्लू उसको होना चाहिए था। किसी भी क्लू को लेकर के वो क्या करता था कि उसको भारत, जो ब्रिटिश भारत का पार्ट था, उसमें वह मिलाने का प्रयास करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर जो है शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो क्षेत्र है उसको अपने में मिलाया। ठीक है, तो याद रखना है आपको लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन नीति, दूसरा है वेलेस्ली की सहायक संधि नीति, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। तीसरा क्या है, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। आगे इन तीनों सिद्धांत को पढ़ेंगे। कई बार पूछेगा कि द्वैध शासन की नीति किसके द्वारा लाया गया, सहायक संधि जो है किसके द्वारा लाया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सहायक संधि की नीति किसके द्वारा लाई गई। सहायक संधि की नीति जो है वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। सहायक संधि किसके द्वारा आया, तो वेलेस्ली के द्वारा आया। सहायक संधि किसके द्वारा आया, तो याद रखिएगा वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। जबकि व्यपगत का सिद्धांत जो है वो डलहौजी के द्वारा आया। और द्वैध शासन जो की नीति आई वो किसके द्वारा लगाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पहला कह सकते हैं कंपनी का गवर्नर है, जो कि बंगाल पे कब्जा करता है। 1757 के युद्ध में उसकी भूमिका होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब कहेंगे कि द्वैध शासन कहते किसको है। ठीक है, तो द्वैध शासन प्लासी के युद्ध, आपको अभी कहानी हमने पूरा अच्छे से बताया। 1757 में प्लासी का जब युद्ध होता है तथा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत, अंग्रेज प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जो कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है 20-21 जून को, और वही जो आपका फिर 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो दोनों युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि। यही सेम क्वेश्चन 69th बीपीएससी में अभी आपको पता होगा, जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, यही क्वेश्चन पूछा था कि 1765 में जो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, 1765 में कौन सी संधि हुई। यही सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। और देखिए ये नहीं है कि हमने एग्जाम के बाद इसको रेड कलर कर दिया या येलो कर दिया, पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। यही क्वेश्चन सेम टू सेम इस बार 69th बीपीएससी में आपको प्री में पूछा था। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है थ्योरी का ही पार्ट रहता है, इतना जान लीजिए। बस थ्योरी को अगर आप लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन अगर पढ़ के जाइएगा तो कहीं आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। क्वेश्चन आपको यहीं से ही रहता है। ठीक है, बस ध्यान दीजिए कि क्या क्या हम बता रहे हैं, किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पे आप लोग भी बार बार रिपीट कीजिए वीडियो को। जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजावत, दीवानी मतलब टैक्स वसूली का काम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा चूंकि बंगाल प्रांत के ही अंतर्गत था, और सूबेदारी जिसको हम बोलते हैं प्रशासनिक काम, दोनों अलग अलग कर दिया गया। तथा प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत बनी रही, यानी प्रशासन का काम बंगाल का नवाब ही देख रहा था, जबकि राजस्व वसूली का काम किसके पास चला गया, तो कंपनी के पास चला गया। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने से क्या हुई कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग कर दिया गया। यानी अधिकार दे दिया गया टैक्स लेने का अंग्रेजों को, और उत्तरदायित्व सब सारा किसको दे दिया गया, तो बंगाल के नवाब को दिया गया। इस प्रकार कंपनी बंगाल का वास्तविक शासक था। ठीक है, कंपनी चूंकि जिसके पास धन होगा, जो टैक्स वसूली करेगा, तो वास्तविक जो यहाँ पे आप देखिएगा, तो वास्तविक शासक कौन है, कंपनी है। जबकि बंगाल का शासक अंग्रेजों की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल का नवाब क्या हो गया, अब उसको एक पेंशन दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए हम सालाना आपको 1 लाख रुपया देंगे, आपको प्रशासनिक काम देखना, टेंडर दे देता था। अंग्रेज लोग क्या करता था,
सालाना वार्षिक एक फिक्स रकम बांध दिया कि आपको इतना मिलेगा, आप अपना प्रशासन देखिए, बाद बाकी टैक्स जो है ज्यादा से ज्यादा वसूली करने का काम शुरू किया। देखो कितना दिमाग लगाया। अब कहिएगा अंग्रेज चाहते तो दोनों ले सकते थे ना, दोनों ले सकते थे, आपका प्रशासनिक व्यवस्था का भी और साथ साथ दीवानी व्यवस्था भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अभी तक भारत को अच्छे से समझ नहीं पाए थे और उनको यहाँ के भाषा की जानकारी नहीं थी। वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भारतीय भाषा समझ में नहीं आ रहा था, भारतीय संस्कृति से अपरिचित थे, इसलिए उनको लगा अगर वो उस समय शासन की बात करते तो हो सकता था एक क्रांति होती, जनता में जो यहाँ के लोकल नागरिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ होते और फिर इजिली, चूंकि उनकी संख्या कम थी, वो हावी हो जाते लोकल नागरिक और अंग्रेजों को उसी समय यहां से विदाई मिल गई होती, यहां से विदाई हो चुकी होती। लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक थे, उन्होंने क्या किया, सारा दायित्व वाला काम किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को, और केवल टैक्स वसूली का काम अपने पास रखा। बड़ी चालाकी से धीरे धीरे वो यहाँ पर शासन स्थापित करते। तो ये समझ गए कि द्वैध शासन किसके द्वारा आया और क्या था वो। अब आइए विशेषता क्या है। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा, तो प्रशासन जो लोकल वहां का जो सरकार है, जो बंगाल का नवाब है, वो देख रहा है। बाहरी संघर्ष से बचाव, उसको बाहरी युद्ध से बचाव हो गया, उसको युद्ध नहीं करना पड़ रहा है वहां के लोकल। आर्थिक लाभ, जो टैक्स वसूली कर रहा है उससे ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो द्वैध शासन की नीति थी वह अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा हित वाला था, उसके लिए यहां पर हितकर साबित हुआ। चलिए, हाँ, आपके पूजा को हम लोग ध्यान में रखे हुए रहते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। पढ़ाई कीजिए ना, पूजा तो जीवन भर कीजिएगा। अरे दुर्गा जी, माँ दुर्गा सभी जगह हैं और सबसे बड़ी बात है कि कर्म ही पूजा है। जो अभी आप बैठे हैं ना, ये भी सबसे बड़ी पूजा है। आप समझिए इस बात को। मंदिर में जाकर के केवल अगरबत्ती और आरती दिखाने ही पूजा नहीं होता है, बल्कि बहुत तरीका से आप पूजा कर सकते हैं। ये पढ़ाई भी जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पूजा है। इससे बढ़ के आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में इससे बढ़कर के पूजा है नहीं कोई। ठीक है, आपको मैं 5:30 तक छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और बाद में भी वीडियो रहता है, आप जा सकते हैं, हम आपको, और ऐसा नहीं है कि आप हमारे क्लास में सामने प्रेजेंट होके पढ़ रहे होते, बाद में भी आप लाइव सेशन वैसे लोग देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेलेजली की सहायक संधि की नीति। वेलेजली का सहायक संधि क्या था? ठीक है, वेलेजली का सहायक संधि। ठीक है, अब कहिएगा सहायता करने वाला संधि है ये। ठीक है, सहायक संधि है। ठीक है, देशी राज्यों के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी। अब क्या होगा, जो छोटे छोटे देशी रियासत है ना, तो उस पे नजर गया अंग्रेजों का कि भाई इसको कैसे मिलाया जाए, इस पे कैसे कब्जा किया जाए। क्योंकि अगर एकाएक करेगा तो सब मिलकर के फिर अंग्रेज को भगा देंगे। तो उसने धीरे धीरे एक नीति अपनाई, सहायक संधि। वो क्या किया कि जो भी कमजोर शासक था तो उससे मिला जाके कहा, देखो हम तुमको जो है सहायक संधि के तहत शामिल करेंगे और उसमें हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा गारंटी लेंगे। जो कि वह अन्य जो रियासत से डर रहा था, जो मजबूत रियासत से उसको जब डर लग रहा था, तो वो अंग्रेजों के संरक्षण में जाता था कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए। ठीक है, और अंग्रेज क्या करते थे, सुरक्षा के बदले में क्या कहते थे, बस आपको इतना सेना का जो खर्चा है वो देना पड़ेगा, बाद बाकी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन शर्त होगा कि आप बिना परमिट के, हमारे बिना परमिशन के किसी विदेशी जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे फ्रांस है या अन्य से आप समझौता नहीं करेंगे, विदेशी लोगों से व्यापार या कुछ भी समझौता नहीं करेंगे, मध्यस्थता का हम काम करेंगे। एक अपना अपना एक प्रतिनिधि हर एक जो भी सहायक संधि के तहत जो शामिल होते थे देशी रियासत, उसमें उसका प्रतिनिधि रहता था जो कि देख रेख करता था कि यह किससे मिल रहा है, यह शासक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सारी सूचनाएं किसको पहुंचा रहा था, तो वहां पे कंपनी को पहुंचा रहा था। तो इस प्रकार से सहायक संधि की नीति के तहत खर्चा किसका, तो खर्चा सारा वहां के देशी रियासत के राजाओं का, और फायदा किसको, और सेना किसकी मुहैया हो रही है, तो अंग्रेज का, ब्रिटेन का। और जब कोई रियासत अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो वही सेना का प्रयोग वो वहां पे कर सकता था। यानी कह सकते हैं कि दूसरे के ही धन से उसने क्या किया, इतना दिमाग लगाया कि दूसरे के धन से ही सेना मुहैया करवाया, सेना रखा, उसका खर्च राजाओं से लिया, और बदले में उस उन्हीं राजाओं के बगल के आसपास के राजाओं को डरा धमका के उसको ब्रिटिश भारत के अधीन, जो कंपनी के शासन के अधीन करने का पूरा प्रयास किया। तो यही है आपका वेलेजली की सहायक संधि की नीति।
देसी राज्यों के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी और खर्च कौन देगा? देसी राज देंगे। यानी एक जो देसी जो जितने भी देसी रियासत हैं, बहुत सारे रियासत थे, लगभग 600 रियासत था, उसके लिए एक ब्रिटिश सेना होगी, लेकिन खर्चा इन्हीं को देना होगा जो सहायक संधि के तहत शामिल होंगे। ठीक है। संबंधित राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। जो भी सहायक संधि के तहत शामिल होगा वह खुद से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यानी अगर वह किसी विदेशी देश के साथ संबंध स्थापित करता है, ठीक है, व्यापारिक या राजनीतिक कोई भी धार्मिक, तो उसके लिए अंग्रेजों की परमिट चाहिए होगी। ठीक है, उसके बिना परमिट के, बिना आदेश के वो नहीं कर सकता है। देसी राज अपनी सेवा में किसी ब्रिटिश विरोधी राज्य के व्यक्ति या यूरोपीय लोगों को शामिल नहीं कर सकते। खास करके फ्रांसीसी पे इनका, चूंकि फ्रांस के साथ उस समय युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज लोग फ्रांसीसी जो यूरोपीय कंट्री है, फ्रांस के लोगों के साथ, अन्य जो देसी रियासत है उसके साथ जो है संबंध नहीं रखने को कह रहे थे, इसीलिए यह लिखा हुआ है। देसी राज में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की रखने की बात हुई कि प्रत्येक देसी राज में एक ब्रिटेन का, जो ब्रिटिश का एक अधिकारी होगा, जो कि सारी सूचनाएं जो राज्य का है उस देसी रियासत का कहां पे देगा? कंपनी को देता रहेगा। ब्रिटिश संबंधित देसी राज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसके बदले में क्या है कि ब्रिटिश जो सरकार है वहां पे, ब्रिटिश कंपनी की जो शासन है वो वहां पर क्या करेगा? उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कह भी रहा किसी से तुमको लड़ना नहीं है, बिना पूछे किसी से युद्ध नहीं करना है, संबंध नहीं स्थापित करना है, और बोल भी रहा कि किसी भी प्रकार का आंतरिक हस्तक्षेप वो नहीं करेगा। यानी बाहरी हस्तक्षेप करेगा लेकिन आंतरिक तो बाहरी ही कर लेगा, तो आंतरिक करने की उसको आवश्यकता ही नहीं। तो बहुत चालाकी से उन्होंने एक कह सकते सहायक संधि की नीति के तहत देसी रियासतों को शामिल कर लिया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? देसी रियासत, ये जो आपका सहायक संधि की नीति से अंग्रेजों को क्या फायदा हो रहा था वो देखिए। उद्देश्य, हस्तक्षेप कर सहायता के बदले धन प्राप्त करने का योजना। यानी एक तो उस जो देसी रियासत है उसमें क्या करता था, वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और उसके बदले में उसी राज्य से पैसा भी, धन भी कमा रहा था। ठीक है, ऐसे शुरुआत में यह फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने ही सहायक संधि दिया था। यह देन किसका है? फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने ही बनाया था, लेकिन इसको लागू करने वाला जमीनी स्तर पे लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है, क्लाइव अवध पे सैद्धांतिक विस्तृत रूप से इसको वेलेस्ली दिया। सैद्धांतिक जो सिद्धांत था डुप्ले का, जो सहायक संधि का, उसको जमीनी स्तर पे उतारा कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए सहायक संधि के तहत, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई का स्क्वायर कहिए। कितने बार यह क्वेश्चन पूछा है कहना मुश्किल है। ठीक है, कि सहायक संधि के तहत शामिल होने वाला प्रथम देसी रियासत या राज्य कौन था जो कि अंग्रेजों के सहायक संधि के तहत शामिल हुआ था? तो वह राज्य था हैदराबाद, जो कि 1798 ईस्वी में आपका जो है ब्रिटिश भारत का पार्ट बना, सहायक संधि के तहत शामिल हुआ। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि देसी, ठीक है, तो सहायक संधि के तहत जो देसी रियासतों में जो पहला जो आपका राज्य है वह आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा वह है आपका हैदराबाद। वह कौन सा राज्य है? तो हैदराबाद, जो कि देसी रियासतों के तहत शामिल हुआ था। ठीक है, आज जो भी लोग का रिजल्ट आया था तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कनेक्ट होने का, तो बहुत ही कम लोग जुड़े थे। 10 बजे के आसपास लोग को जानकारी नहीं थी। चलिए एक दो दिन अभी सारा रिजल्ट आ जाने देते हैं, तो हम लोग एक लाइव सेशन अटेंड करेंगे गूगल मीट के माध्यम से। लगभग 100 प्लस लोग जो है 1 to 5 में भी सफल हैं। बाद बाकी और भी जो रिजल्ट आएगा 9, 10, 11, 12 में भी, उसमें भी सफल होंगे। तो सभी लोग अपना अपना एक कह सकते व्यू दीजिएगा, जो कि आने वाले समय में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने लोग जो भी हैं ग्रुप में मैं सूचना दे दूंगा, तो वो जरूर बताएं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। क्योंकि जो पैटर्न आपका रहा था वही पैटर्न कम से कम बीपीएससी 0.2 तक रहने वाला है। तो निश्चित रूप से जो नए लोग होंगे, जो बैठे नहीं है बीपीएससी के एग्जाम में, उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं सूचना दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग जरूर कनेक्ट होइए। आप लोग केवल पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, बाकी जो भी सोशल एक्टिविटी है ना, ये आप खुद बन जाते हैं, तो किसी और को प्रेरित करने का भी आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपका गुण होना चाहिए। इसी से समाज चलता है। अब बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहिएगा पैसे के, देखिए पैसा कमाना एक हर एक आदमी का बेसिक नीड है, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ होता है। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम आपसे कुछ
रकम पढ़ाने के एवज में लेते हैं। बहुत मिनिमम फीस रखते हैं, जो कि आप कोई भी व्यक्ति आप जाइएगा एक बार भरपेट खाइएगा तो उतना फीस आप दे दीजिएगा होटल में। उसके बदले में हम आपका करियर बनाने का प्रयास करते हैं। लगभग 100 लोग जो सफल हुए हैं, ठीक है, उनसे हमने एक दिन का भी सैलरी नहीं लिया। आप लोग आधा दिन का भी सैलरी मैं नहीं ले रहा हूं, इतना जानिए। एक दिन का भी सैलरी कम से कम 1500 रुपया, जो कि 500 600 एकदम न्यूनतम फीस में आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है, अगर आप सफल होते हैं तो कम से कम एक आध दिन 10-20 मिनट अगर हम आपसे मांग रहे हैं तो आप दीजिए, नहीं देते तो अलग बात है। चलिए, दूसरा है आपका 1799 में आपका मैसूर बना। तीसरा है आपका अवध। चौथा है 1802 में पेशवा। पांचवा सिंधिया भोसले, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है सहायक संधि के तहत बहुत सारे राज्य वहां पे शामिल हुए। तो पहला राज्य ही पूछता है कब हुआ शामिल सहायक संधि के तहत 1798 में, वह राज्य था हैदराबाद, ठीक है। अब इससे कंपनी को फायदा क्या हुआ? निशस्त्र कर दिया गया। क्या हुआ कि चूंकि राजा तो अब अपने पास सेना रख नहीं रहा, राजा किस पे निर्भर हो गया? अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। सारी जो भी जो कह सकते हैं कि युद्ध के जो सामग्री है, हथियार, गोला बारूद, वो किसके पास रह रहा है? शासक के पास तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि अब युद्ध करने का काम जो है टेंडर किसको मिल गया है? अंग्रेजों को मिल गया है। तो निशस्त्र हो गया राजा, शासक क्या हो गया? कमजोर हो गया। जहां हथियार गिराए तो शासक कमजोर, हथियार है तभी तो शासक है। हथियार गिराया, सिलेंडर हो गया, बस निशस्त्र कर दिया अंग्रेजों ने। अब देखिए कितनी चालाकी से उसने जो है यहाँ के शासकों को, यहाँ के देशी रियासतों को क्या कर दिया? निशस्त्र कर दिया। निशस्त्र मतलब कमजोर कर दिया। फ्रांसीसी प्रभाव बिल्कुल रूप से समाप्त कर दिया। आपने देखा कि जो आपका युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसी सेना जो है हार जाती है। उसके बाद भारतीय धन से खुद की सेवा और शक्ति, और भारत के ही पैसा से, भारत के ही धन से, यानी खुद का सेवा और शक्ति बढ़ा लिया। व्यापार के लिए एक बड़ा बाजार बना लिया। देशी राज्यों ने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख डाली। यानी अब क्या हो रहा था कि जितने भी देशी राज्य थे, देशी रियासत, जो कि छोटे छोटे राज्य थे राजाओं के अधीन, उन्होंने स्वतंत्रता गिरवी रख दी। किसके बदले में? तो अपनी सुरक्षा के एवज में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के एवज में क्या की? स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया। क्योंकि अब यह ना सेना रख रहे हैं और ना किसी अपने मन से कोई कार्य कर रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी स्वतंत्रता क्या हो गई? गिरवी रख दी गई। तो इस प्रकार से आपका अब आते हैं डलहौजी की तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति में डलहौजी की भूमिका होती है। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो डलहौजी ने बहुत सारा काम भी किया है, बहुत सारा काम। आप देखेंगे कि डलहौजी की जो नीति है, और विस्तारवादी नीति तो है ही, साथ साथ इसने विकासशील जो है, जो भारत में जो व्यवस्थाएं नहीं थी उसको भी यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट करने का काम किया। बहुत सारा योगदान भी है, यहाँ आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डलहौजी का जो यहाँ पे देखिएगा नीति, युद्ध द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को इसने जीता। खास करके जो एंग्लो सिख युद्ध होगा पंजाब में 1849 में, पेंगू 1852, जो कि दक्षिणी बर्मा को यह जीत लेता है और उसको भारत के जो ब्रिटिश भारत का पार्ट बना लेता है। फिर कई सारे राज्यों को कुशासन का आरोप लगाता है, जैसे अवध में भी आरोप लगा करके 1856 में उसको क्या किया कि ब्रिटिश भारत का पार्ट बना लिया। उसके बाद हड़प की नीति और व्यपगत का सिद्धांत इसी का है, लॉर्ड डलहौजी का ही है। कई बार पूछेगा कि हड़प का नीति के जन्मदाता, यानी हड़प नीति जो भारत में लागू करने वाला कौन था, या व्यपगत का सिद्धांत देने वाला कौन था, तो याद रखिएगा वो था आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। बहुत कम लोग टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग टेस्ट दीजिए। कल हमने देखा है मात्र 4 लोग टेस्ट नंबर 6 को अटेम्प्ट लिए हैं। अगर ये स्थिति रही तो मैं आगे से आपका टेस्ट देना बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि टेस्ट बनाने में कितना खर्च आता है हमारे ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन टाइप करवाते हैं, फिर उसको सेट करवाते हैं, एक एम्प्लॉय उसके लिए बिल्कुल टाइपिंग करता है, जिसको हमें सैलरी देनी पड़ती है। और जब आप उसको जब आप यूज ही नहीं करेंगे, टेस्ट देंगे ही नहीं, तो फिर हमारा तो बिना मतलब का खर्च हो रहा है। 4 लोग 5 लोग टेस्ट देते हैं, उससे क्या होगा? आपकी संख्या 100 सैकड़ा प्लस में है, ठीक है, और उसमें 4-5 लोग मात्र टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो यही आपको दिया, बाद में रिजल्ट नहीं बनेगा तो सारा दारोमदार टीचर पे थोपना शुरू कर देते हैं। इतना मैं बता देता हूं, जितना कम समय में और जितना बेहतर और जितना चीज हम आपको दे देते हैं, शायद ही आपको कहीं मिलेगा, जान लीजिए।
ये अनुभव बाद में होगा। समय रहते आप लोग अगर इस बात के महत्व को नहीं समझेंगे, बाद में पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं होगा। और टीआरई 1 फेज वाले अब पश्चाताप कर रहे होंगे, जिनका रिजल्ट बाहर हो गया है, 2-4 नंबर से चूक गए हैं, आसपास देख रहे होंगे क्या माहौल है, खुद के घर में क्या माहौल है, अब आप सोचिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमियां रहती है, जो कि जिस कमी का आपको जो है यहां पर, जो आप जितना आसानी से लेते हैं उतना आसान भी नहीं होता, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, व्यपगत के सिद्धांत के तत्व वो था आपका जो हमने बताया था, जो आपका हैदराबाद को मिलाया गया था, वो सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। और कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत पहला देशी रियासत कौन था जिसको मिलाया गया था व्यपगत के सिद्धांत के तहत, हड़प के नीति के तहत। तो वह सिद्धांत हड़प की नीति के तहत, व्यपगत के सिद्धांत के तहत जो मिलाया गया था वो सतारा देशी राज को मिलाया गया था। पढ़िए, दीजिए, टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, टेस्ट दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट दीजिएगा, फायदा में ही रहिएगा, नुकसान कभी नहीं होगा, प्रैक्टिस बना रहेगा। तो सबसे पहला जब भी पूछेगा यहां पर व्यपगत के सिद्धांत के तहत पहला देशी जो राज्य है किसको मिलाया गया, तो सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर, संबलपुर, बधार, उदयपुर, इस प्रकार से सबको, तो पहला वाला ही। चलिए, मौसम चेंज हो रहा है। अब देखिए यहां पर आर्थिक गतिविधि के तहत क्या क्या हुआ अंग्रेजों का। मुक्त व्यापार की नीति 1813 में अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, जिसके तहत सभी ब्रिटेन के जो भी कंपनियां थी उसको खुला छोड़ दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए। वहां के मिशनरियों को, वहां के जो धर्म प्रचारक की जो संस्थाएं थी, मिशनरियां थी, सबको भारत में स्वतंत्र रूप से आवाजाही का मौका मिल गया। राजनीतिक विलय और विस्तार की नीति को यहाँ पे अपनाया जा रहा है। हड़प की नीति, बारिश ना होने पर उसके राज्य को, जैसे लक्ष्मीबाई का मामला जो आया था 1857 में, यही डलहौजी के कारण ही आया था ना, क्योंकि वह क्या कर रहा था, जो जिसके पास दत्तक पुत्र, जिसके पास पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र ले रखा है, तो उसके राज्य को वह खुद में मिला लेता था, यानी दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया था, जिस कारण से लक्ष्मीबाई ने 1857 में, चूंकि 1856 में कौन था वहां पे गवर्नर, कौन है, तो आपका लॉर्ड डलहौजी ही है, इसी कारण से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। परिणाम प्रत्यक्ष नियंत्रण, और इसका परिणाम क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से अब अंग्रेज यहां पर शासन करने लगते हैं। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या हुए, शासकों ने विद्रोह किया। 1857 में आपको पता होगा कि कई सारे जो शासक थे दिल्ली के, जो आपका बहादुर शाह जफर, जो द्वितीय कहलाते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जफर, तो उन्होंने यहां विरोध किया। भारत में कंपनी शासन का आगे युद्ध हुआ। 1857 की क्रांति हमने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। वहां पे सैन्य शासन होता, सैन्य विद्रोह होता है, और उसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ सुधार किया जाता है। भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया जाता है, और वहां पर जो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन, जो वहां का राज मुकुट है, उसके अधीन जो भारत में शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब किसके समय हो रहा है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय हो रहा है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा, वुड डिस्पैच आप नाम सुने होंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा था 69वीं बीपीएससी में। वुड डिस्पैच क्या था, उससे रिलेटेड। इसमें जो शिक्षा है इंग्लिश का माध्यम बनाया गया था, और खास करके महिला पुरुष सबके लिए शिक्षा की बात की गई थी 1854 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे 69 बीपीएससी में। आगे चर्चा होगा वुड डिस्पैच के बारे में। वुड घोषणा, देखिए वही है वुड डिस्पैच, वुड घोषणा 1854 ईस्वी का जो ये आपका वुड डिस्पैच है, ये इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड घोषणा, वुड डिस्पैच, जिसको 1854 ईस्वी को, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसके तहत भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और उसमें पढ़ाई की लंदन के तरह, ब्रिटेन के तरह जो है इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की स्टार्ट हो गया, इंग्लिश का शुरुआत हो गया। यहाँ यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए। वुड घोषणा, वुड डिस्पैच, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वुड डिस्पैच कब अंग्रेजों के द्वारा आया, शिक्षा सुधार के मामले में है ये 1854 ईस्वी में, और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और लंदन के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके आधार पर की गई, किस घोषणा के आधार पर, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं 1854 में। और उस समय जो आपका
गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद संचार के क्षेत्र में आप देखिएगा रेलवे, जो भारत में पहला रेलवे जो है स्थापित किया गया था बंबई से थाने तक, वो 1853 में ही हुआ था। और उस समय भारत में किस गवर्नर का शासन है? तो वहां पे आपको डलहौजी का ही शासन दिखेगा। उसके बाद जो संचार के माध्यम में तार विभाग की स्थापना जो 1852 में हुई, वो भी डलहौजी के समय में हुआ। उसके बाद जो डाक टिकट जो है, पोस्ट ऑफिस डाक टिकट की शुरुआत जो है 1854 में किसके समय में हुई? डलहौजी के समय में ही हुई है। सार्वजनिक निर्माण कार्य जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है ना, पब्लिक का जो होता है निर्माण विभाग, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग जो था उसका भी, पीडब्ल्यूडी का भी निर्माण इसी के समय में हुआ। जीटी रोड जो मरम्मत किया गया, जीटी रोड बनाया गया किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। लेकिन मरम्मत का कार्य किसके समय में किया गया? तो एक प्रकार से कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारा काम किया, जिस प्रकार से शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा ये भी बहुत सारे काम को करता है। उसके बाद बंदरगाह व्यापार का भी निर्माण हुआ। आधुनिक भारत के निर्माण में लॉर्ड डलहौजी की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि उन्होंने संचार साधन को सुधार दिया, रेलवे का निर्माण करा दिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग बना दिया, जीटी रोड का मरम्मत करा दिया। कहिएगा वो भारतीय लोगों की सुविधा के लिए किया? तो नहीं, वो अपनी सुविधा के लिए किया। कंपनी जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा वहां से निकाल सके, क्योंकि उनको पता था फिर से क्रांति अगर हुई हो सकती थी, ठीक है, और तो ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द अब भारत को लूटने का प्रयास करेंगे। उसी के तहत उन्होंने रेलवे का विस्तार किया, जो कच्चा मटेरियल है जल्दी से तेजी से जो है ब्रिटेन लाया जा सके, वहां का माल प्रोडक्ट बेचा जा सके, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब डलहौजी का ही देन है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण का प्रयास किया। तो यहां पर मेन रूप से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से इस जो टॉपिक है, लॉर्ड वेलेस्ली का जो सिद्धांत है, सहायक संधि है, चाहे आपका क्लाइव का जो है द्वैध शासन है, ये पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका सहायक संधि के तहत किसको शामिल किया गया? तो हैदराबाद को ये याद रखना है। व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत किसको शामिल किया गया? सतारा को शामिल किया गया 1848 में, ये याद रखना है, ठीक है। और किस प्रकार से आपने देखा कि वुड डिस्पैच क्या है? तो यह शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। वुड डिस्पैच, वुड घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना की इसी घोषणा के आधार पर की गई। संचार सुविधा, रेलवे का निर्माण 1853 में बंबई से थाने तक किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय। तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग पूजा पाठ करने जाइए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी फिर जुड़ते हैं। क्या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। लगातार मेहनत कीजिएगा, सफलता मिलती है। नहीं मिली तो इतने लोग सफल कैसे हुए? नहीं मिली तो इतने लोग सफल कैसे हुए? आपके बीच में है, कम्युनिकेशन आपसे जो है हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। आज हमने प्रयास किया लेकिन बहुत कम लोग जुड़े थे, मुश्किल से 7-8 लोग, 10 लोग शायद जुड़े थे। तो 10 लोग से नहीं होगा, जब जो सभी लोग जब जुड़ेंगे तो मैं अच्छे से कम्युनिकेट करूंगा, सबसे वार्तालाप करूंगा और आपके बीच में मैं आपको लाइव सेशन दिखाऊंगा भी अच्छे से। तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा, चूंकि इसमें तो नए बैच के लोग हैं और पुराने लोग को अब मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, चूंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो भी मैं क्लास लेता हूं तो उसमें कंपनी का भी जो है हिस्सा मुझे देना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं तो इसलिए थोड़ा सा नए लोग को ही, अब जो लोग जुड़े हैं, और मिनिमम फीस है, पुराने लोग भी जुड़ सकते हैं जिनको क्लास करना है, लेकिन लोग नहीं जुड़ते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि मिनिमम फीस है, ठीक है। और आराम से जुड़ सकते हैं और क्लास को जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा हो। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, लेकिन जो लोग जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से फायदा में ही रहेंगे, कहीं कोई तरह का उनको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा 1 घंटा में, बहुत चीज आपने सीखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जब आपको एग्जाम में डलहौजी का क्वेश्चन आएगा, जब आपका वेलेस्ली का क्वेश्चन आएगा, तो आपको खुद ब खुद थोड़ा बहुत याद आएगा, और इस आधार पे भी जब आप बनाइएगा तो सही कर दीजिएगा। और यही एक नंबर जब आप औरों की अपेक्षा जब ज्यादा सही करेंगे तो आप रिजल्ट में रहेंगे, बाद बाकी जो है रट करके जाने वाले वहां पे विफल हो जाएंगे। चलिए।